आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मिडिल ईस्ट की जंग अब हर दिन नया मोड़ ले रही है। मिस्र के पोर्ट पर धमाका हुआ है, स्वेज नहर पर खतरा बढ़ रहा है और ईरान के हमलों को लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र में अलर्ट है। दूसरी तरफ अमेरिका, इजरायल और ईरान एक दूसरे पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या ये लड़ाई अब सिर्फ 3 देशों की नहीं रही? क्या दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते भी इस जंग की चपेट में आ गए हैं? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 29 जुलाई 2026 दमियत्ता पोर्ट, मिस्र। मिस्र के दमियत्ता बंदरगाह पर खड़े एलएनजी जहाजों पर ड्रोन फटाए। ड्रोन धमाके के बाद गैस में लगी आग ने पूरे बंदरगाह को ज्वालामुखी बना दिया। दमियत्ता बंदरगाह पर खड़े एनर्गोज विक्टर एलएनजी स्टोरेज जहाज में पहले आग लगी, फिर जहाज पर लगी ये आग गैस लॉक सलेन तक पहुंच गई। धू धू कर जलते बंदरगाह के धुएं ने दमियत्ता शहर के आसमान को ढक लिया था। इतने भयानक हमले के बाद भी मिस्र ये पता नहीं लगा पाया कि ड्रोन आए कहां से, ये हमला किया किसने। जबकि ईरान अमेरिका युद्ध में ये 14वां देश है जहां बारूदी धमाके हुए हैं। इससे भी अहम बात यह है कि मिस्र पर यह हमला तब हुआ जब वो सऊदी अरब के साथ मिलकर के स्वेज नहर और सुमेद पाइपलाइन की रणनीतिक अहमियत बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा था। क्या इसी वजह से ईरान ने मिस्र को ड्रोन बम से फोड़ डाला है? मीडिया रिपोर्ट्स में हमले का शक ईरान पर है। ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों पर है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दमियत्ता पोर्ट हमले का इशारा इजराइल की तरफ किया है। ईरान ने शक जाहिर किया कि ये इजराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, जिससे मिस्र और ईरान दुश्मन बन जाएं। मगर मिस्र पर हमले की वजह इतनी भर नहीं है। ईरान का प्लान ऐसा है जिससे अमेरिका और उसके दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। ईरान कितने पुख्ता तरीके से युद्ध में आगे बढ़ता जा रहा है, ये उसके लेटेस्ट हमलों के स्टाइल से पता लग रहा है। नक्शे पर देखते जाइए, ईरान कितने देशों को दहलाता जा रहा है। इराक में अमेरिकी अड्डों को ईरान ड्रोन धमाकों से धुआं धुआं किए हुए है। जॉर्डन में ट्रंप के जितने सैन्य अड्डे हैं, वहां ईरानी मिसाइलें फट रही है। सऊदी अरब में ईरान के लड़ाका ग्रुप हूथी ने तो हाहाकार मचा कर रखा है। कतर को, बहरीन को, संयुक्त अरब अमीरात को और कुवैत को ईरान रह रहकर बम विस्फोट से डोज दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों की तबाही के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। कुवैत में एक चीनी कंपनी की बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें एक कर्मचारी की मौत की खबर सामने आई। ईरान के इन हमलों के बाद अमेरिकी सेना ने अपने सैनिकों के लिए ऑपरेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा सख्त कर दिया है। रिपोर्ट यह है कि जॉर्डन और खाड़ी देशों में तैनात अमेरिकी सैनिकों के मोबाइल फोन जब्त किए जा रहे हैं। रिवॉल्यूशनरी फोर्स के हमलों के बाद ट्रंप ये कहने को मजबूर हो गए कि ईरान खाड़ी देशों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। Iran is doing very poorly. Just in case you read incorrect stories, they're doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. 30 जुलाई 2026 को ईरानी स्टेट मीडिया और IRGC कमांड ने दावा किया कि जॉर्डन में ट्रंप के 3 सबसे हाईटेक F-35 स्टेल्थ जेट के चीथड़े उड़ा दिए गए हैं। ईरान का दावा है कि उसके नए मिसाइल डिफेंस नेटवर्क ने अमेरिकी एयर सुप्रीमेसी को खत्म कर दिया है, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी है। जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान इलाके में मौजूद अल अजरक एयर बेस, जिसे कि मुअफ्फाक साल्ती एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर ईरान ने हमले का दावा किया है।
IRGC के मुताबिक उनकी एरोस्पेस फोर्स ने अल अजरक एयर बेस के डिप्लॉयमेंट रैंप और मेंटेनेंस हैंगर को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। इस हमले में अमेरिका के 3 F-35 स्टेल्थ जेट पूरी तरह से तबाह हो गए। ईरान के हमले में ट्रंप के सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिकी सेंटकॉम ने ईरानी दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के किसी भी F-35 लड़ाकू जेट को नुकसान नहीं पहुंचा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई हैं और ईरान नए मिसाइल नहीं बना पा रहा है। Their missiles have been largely, they have some left, they have some, but they have far fewer than they had 4 or 5 months ago. Their manufacturing capacity is almost gone. The drone capacity is almost gone. There are very few, but they have some. If they have one, that's too many as far as I'm concerned. अगर ट्रंप सही हैं, तो फिर सऊदी अरब 14 देशों का संगठन क्यों बना रहा है? अगर ट्रंप सही हैं, तो फिर इजराइल फिर से ईरान पर हमले की तैयारी आखिर क्यों कर रहा है? ट्रंप अगर सही हैं, तो फिर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए क्यों छटपटा रहे हैं? सीधी सी बात है, ट्रंप ईरान को जितना हल्के में ले रहे हैं, उसे मुस्तफा खामनेई गलत साबित करते चले जा रहे हैं। ईरान ने अब ट्रंप और उनकी टीम की सबसे कमजोर नस दबाने की तैयारी कर ली है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना फुल कंट्रोल बनाकर रखा है, जिससे दुनिया भर में तेल सप्लाई का 20% से ज्यादा हिस्सा प्रभावित है। ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों ने दूसरे तेल रूट बाब अल मंदेब पर नकेल कस के रखी है, जिससे दुनिया भर के 8% तेल सप्लाई कारोबार पर असर पड़ रहा है। अब ईरान तेल के तीसरे रूट स्वेज नहर पर शिकंजा कसने लगा है, जिससे 8% तेल कारोबार पर असर पड़ेगा। ईरान ने जब सिर्फ हॉर्मुज की नाकेबंदी कर दी थी, तब दुनिया में हाहाकार मच गया था। अब अगर ये तीनों अहम तेल गलियारे बंद हुए, तो यकीन मानिए अमेरिका कहीं का नहीं बचेगा, क्योंकि स्वेज रूट बंद होने से यूरोपीय देशों की पावर सप्लाई ही कट जाएगी। ईरान के स्वेज हमले से बचने के लिए ट्रंप ने खाड़ी देशों को अलर्ट कर दिया है। सऊदी अरब ने तो ब्लू बैटल ग्राउंड में 14 देशों की संयुक्त फोर्स उतारने का प्लान बना लिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 14 देशों के साथ मिलकर नौसैनिक गठबंधन बनाने का ऐलान किया है। यह गठबंधन फोर्स बाब अल मंदेब, लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाजों की सिक्योरिटी करेगा। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक गठबंधन में कुवैत, बहरीन, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, यमन, बांग्लादेश, नाइजीरिया, सुडान, जिबूती और सोमालिया शामिल है। रियाद में हुई सैन्य बैठक में 43 देश शामिल थे, लेकिन समझौता 14 देशों के बीच हुआ। सऊदी अरब इस गठबंधन का संस्थापक देश है। गठबंधन फोर्स का मुख्यालय रियाद में बनाया जाएगा। गठबंधन फोर्स की एक ज्वाइंट कमांड होगी, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर और एक सेक्रेटेरिएट भी यहां पर बनेगा, जिसका काम गठबंधन के सभी देशों के बीच तालमेल बनाना है। ईरान का खौफ इतना ज्यादा है कि अब सारे खाड़ी देश सिर्फ मुंह उठाकर अमेरिका की तरफ ताक रहे हैं, जबकि ईरान ऐलान कर रहा है कि युद्ध में उसकी जीत हो चुकी है। बस इस जीत को पुख्ता बनाने का काम बचा हुआ है। ईरानी संसद के स्पीकर के इस बयान से भड़के के ट्रंप ने कहा कि ईरान को तब तक मारते रहेंगे जब तक वो रहम की भीख नहीं मांगता। We'll be hitting them very hard. And at some point they're going to say, we just can't take it anymore. ट्रंप की ये धमकी तब सामने आई है जब ईरान को रूस और चीन से फुल बैकअप मिलने की तस्दीक हो चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट निगरानी कर रहा है और ईरान को सटीक जानकारी साझा कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसके पास इसके सबूत भी हैं।
ये बातें हाल ही में ट्रंप से मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने कही हैं। उधर चीन की ओर से ईरान को जंग का रुख मोड़ देने वाले हथियार सौंपने की भी खबरें हैं। ईरान को चीन से नई मिसाइल सप्लाई की जाने वाली है। ये एयर डिफेंस मिसाइल है जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हवाई टारगेट के खिलाफ चीन से खरीदा है। 400 मिसाइलों और लॉन्चर का ये सौदा इमरजेंसी में किया गया और अब ये ईरान पहुंच रही हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन और ईरान डिलीवरी के लिए जमीनी रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच बने प्लान के तहत शुरुआत में डिलीवरी पश्चिमी चीन की उरुमकी से हवाई मार्ग से होगी और फिर पाकिस्तान होते हुए मिसाइलें ईरान तक पहुंचाई जाएंगी। चीन ने ईरान को 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर ली है। इसमें चीन में बनी QW-12 और FN-16 मिसाइलें हैं। QW-12 और FN-16 कंधे से दागे जाने वाली इंफ्रारेड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम हैं। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मोबिलिटी इन्हें मिलिट्री ठिकानों, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेंसिटिव जगहों पर तैनाती की सुविधा देती है। रक्षा जानकार QW-12 को नए QW वेरिएंट QW-18 और QW-19 की तुलना में कुछ कम काबिल मानते हैं। ये सिस्टम ड्रोन और नीचे उड़ने वाले टारगेट के खिलाफ कम दूरी की सुरक्षा के लिए एक असरदार लेयर दे सकते हैं। ईरान को चाइनीज हथियार मिलने के अपडेट ने ट्रंप को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। उन्होंने कहा है कि वो चीन से बेहद नाराज हैं। President Xi told you that China would not give or sell Iran any weapons. And there's a new report that Iran's about to get 400 rocket launchers from China going through Pakistan to Iran. Well, that would be surprising. I mean, things like that happen, but that would be surprising. He told me very strongly he wouldn't partake, and he knows I'd be quite disappointed. ईरान को एहसास है कि अमेरिका युद्ध से पीछे हटने वाला अब नहीं है। ईरान जानता है कि इजराइल सही मौके पर हमले के लिए तैयार बैठा हुआ है। ट्रंप से हुई मीटिंग को सबसे शानदार मुलाकात बताने के बाद नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि उनकी ट्रंप से ईरान पर डिटेल में बात हुई है और यह तय हुआ कि ईरान कभी परमाणु बम हासिल नहीं कर पाए। साथ ही लेबनान और सीरिया से भी सेना वापस बुलाने को लेकर ट्रंप का कोई प्रेशर नहीं है, ना ही गाजा को लेकर ट्रंप कोई दबाव डाल रहे हैं। यानी नेतन्याहू को सभी दुश्मनों पर हमले का लाइसेंस अब ट्रंप ने दे दिया है। तय इजराइल को करना है कि कब, कहां, किस दुश्मन को दहलाना है, क्योंकि नेतन्याहू ने सिग्नल दे दिए हैं कि ईरान पर अब तक का सबसे खौफनाक हमला होने वाला है। अमेरिका ईरान युद्ध में कितने देशों का दखल है अंदाजा लगाना मुश्किल है। सीधी लड़ाई जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा महायुद्ध है जिसमें महाशक्तियों का स्टेक दांव पर लगा हुआ है। तो एशिया, यूरोप महाद्वीप के देशों के बाद अब खाड़ी युद्ध की आंच अफ्रीका महाद्वीप तक फैलने लगी है। मिस्र, सूडान और जिबूती अब वॉर में दखल देने लगे हैं। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया भी पावर बैलेंस बिगड़ने से वॉर मोड में है। नेतन्याहू ने जब से रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को मान्यता दी है, अफ्रीका फ्रंट पर तब से ही हालात बिगड़ने लगे थे। तो क्या ट्रंप ने जिस युद्ध को शुरू किया वो महायुद्ध से भी भयानक मोड़ पर आ गया है? परमाणु हथियारों की सफाई से शुरू हुई ये लड़ाई क्या वर्ल्ड वॉर का रुख कर चुकी है? अमेरिका और इजराइल ने क्यों कहा है कि ईरान पर संयुक्त हमला ऐतिहासिक होने वाला है? खाड़ी युद्ध की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है और इसीलिए अमेरिका इजराइल में बढ़ा फियर है, क्योंकि युद्ध अब बराबरी का है। टक्कर फाइनल राउंड की है। ईरान पर प्रेशर बढ़ा रहे ट्रंप के होश उड़े हुए हैं। अमेरिका से एनकाउंटर में रिवॉल्यूशनरी लड़ाके बहुत भारी पड़ रहे हैं।
ईरान ने ट्रंप के सपोर्टर देशों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है। ईरान की ड्रोन और मिसाइल की मार खाड़ी देशों से झेली नहीं जा रही है, क्योंकि ईरान हर दिन हमलों की डोज बढ़ाता चला जा रहा है। मगर इजराइल अब साइलेंट नहीं रहेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप से व्हाइट हाउस मीटिंग के बाद कुछ तूफानी करने का ऐलान किया है। ये प्लान ईरान में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन का भी हो सकता है। मुमकिन है इजराइल ईरान के बहाने सबसे कट्टर दुश्मन की गर्दन मरोड़ दे। खाड़ी में बम फट रहे हैं, तेल के कुएं जल रहे हैं, तेल रिफाइनरी मिसाइलों की मार झेल रही है, तेल गलियारों में जहाजों की तबाही रुक नहीं रही है। इस भयानक युद्ध के बीच इजराइल ने नई प्लानिंग की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर जून 2025 वाला हमला रिपीट करने के लिए मना लिया है, जिसका मकसद इस्लामिक रिपब्लिक को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। इतना ही नहीं, इस बार इजराइल भी फुल फोर्स के साथ हमले में शामिल होगा। यह हमले ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे, जिसमें कई दिनों तक बमबारी करने की तैयारी की गई है। हमले में अमेरिका के B-2 जैसे घातक बम वर्षकों के इस्तेमाल का भी प्लान है। जून 2025 में अमेरिका इजराइल ने ईरान के 3 एटमी अड्डों नतांज, एस्फान और फोर्दो पर जबरदस्त हमला किया। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो में यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी को पूरी तरह खत्म करने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 दागकर अड्डे को उड़ा दिया। ऐसे करीब 9 बम फोर्दो परमाणु सेंटर पर गिराए गए, जिन्होंने 100 मीटर की गहराई में मौजूद ईरान की इस खुफिया साइट को तबाह कर डाला था। इसके बाद भड़के युद्ध में ईरान ने इजराइल और अमेरिका को जोरदार पलटवार करके चौंका दिया था। लेकिन अब की बार इजराइल अमेरिका ईरान को संभलने का कोई मौका नहीं देने वाले, जबकि ईरान ऐलान कर रहा है कि हमला हुआ तो 1000 किलो टन के धमाकों से बदला लिया जाएगा। IRGC ने कहा है कि अब छोटे वॉरहेड नहीं, बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल दागी जाएंगी। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही है। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर उसे पूरी तरह राख कर देता है। ईरान 1 टन के वॉरहेड के लिए 4 मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है इमाद, तीसरी है सेजिल और चौथी है शहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान लगातार दुश्मनों को सर्वनाश वाला सीन दिखाने जा रहा है। ईरान का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, ट्रंप ने अगर ईरान की बंदरगाह पर बम फोड़ा तो ईरान खाड़ी देशों की बंदरगाहों को राख कर देगा। ट्रंप ने अगर ईरान के तेल के जहाज जलाए तो ईरान ऑयल रूट से गुजरने वाले दुश्मनों के जहाज मिसाइल से उड़ाएगा। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंग को अमेरिका ने छुआ भी तो उसके जंगी बेड़ों और युद्धपोत को ईरान रॉकेट से उड़ाकर समंदर में दफना देगा। अगर अब ईरान के एटमी अड्डों पर बमबारी होती है तो रेवोल्यूशनरी लड़ाके 3 के तीनों तेल रूट बंद कर अमेरिका से बदला लेंगे। लेकिन जैसे ही इजरायल युद्ध में फिर एक्टिव होगा, तब ईरान क्या करेगा? क्योंकि इजरायल के लिए अब ईरान से निपटना आसान हो गया है। इजरायल का सबसे कट्टर दुश्मन हमास सरेंडर के लिए तैयार हो गया है। हमास लड़ाकों ने हथियार छोड़ने का भी ऐलान किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि हमास ने गाजा में अपने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई है।
समझौते की शर्तों के मुताबिक इजराइल को गाजा से अपनी सेना धीरे धीरे हटानी होगी और वहां की सत्ता एक फिलिस्तीनी प्रशासन को सौंपनी होगी। इसके बदले में हमास हथियार छोड़ देगा। An understanding with Israel. Israel is very happy about it. Israel helped us, and they've been very good. They've been very good about it. Most people said that would be a deal that would be undoable. Now, will it go through its ups and downs? It's a very complex situation over there. But that will be it's a great breakthrough. Nobody's ever thought that would be possible to disarm Hamas. So it's a big step for the Middle East, and people are really impressed by it, and they're surprised by it. इजराइल को गाजा फ्रंट से फुर्सत मिलेगी तो वो ईरान और दूसरे दुश्मनों से निपटेगा। इसमें ईरान के बाद सबसे आगे सीरिया है। इजराइल के टारगेट पर अब सीधे सीधे कमांडर जुलानी से नाम बदलकर सीरिया के राष्ट्रपति बने अहमद अल-शरा का आना तय है, क्योंकि अल-शरा की हिस्ट्री इजराइल अच्छी तरह से जानता है। अल्मा रिसर्च सेंटर के मुताबिक सीरियाई सोशल नेशनलिस्ट पार्टी के लड़ाके 1980 के दशक में दक्षिण लेबनान पर कब्जे के बाद से ही इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाइयों में शामिल रहे हैं, जिन्हें इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में काफी हद तक तबाह कर डाला था। कभी बशर अल असद और हिजबुल्लाह के समर्थक रहे ये लड़ाके अब पाला बदलकर तुर्की के इशारे पर इजराइल से युद्ध का प्लान बना रहे हैं। इन्हीं दुश्मन लड़ाकों के भन को कुचलने के लिए इजराइल हार्मोन पहाड़ी पर डेरा जमाकर 2 साल से बैठा हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया है कि गोलान हाइट्स से दमिश्क तक के दुश्मनों का सफाया किया जाएगा। गोलान हाइट्स से इजराइल के 2 फ्रंट पर दुश्मनों का सफाया करना अब आसान हो चुका है। गोलान हाइट्स पर नेतन्याहू आर्मी के कंट्रोल से मिलने वाली मदद के बाद हार्मोन पहाड़ पर कब्जे ने इजराइल को सीरिया और लेबनान दोनों फ्रंट पर मजबूती दे दी है। गोलान हाइट्स 1800 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। दक्षिण पश्चिमी सीरिया का ये चट्टानी पठार राजधानी दमिश्क से सिर्फ 60 किलोमीटर दक्षिण में है। ये दक्षिण में यारमौक नदी और पश्चिम में गैलीली सागर से घिरा है। गोलान उबड़ खाबड़ बेसाल्ट चट्टान पर फैला हुआ है। इस इलाके में महत्वपूर्ण जल स्रोत हैं, जिसमें जॉर्डन नदी और हसबानी नदी भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र इस इलाके को सीरिया का हिस्सा मानता है। हालांकि 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। फिलहाल इजराइल गोलान हाइट्स के पश्चिमी भाग के 1200 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर चुका है। इजरायली सेना के कब्जा करने के लगभग तुरंत बाद इजरायली बस्तियां बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में गोलान हाइट्स में 30 से भी ज्यादा इजरायली बस्तियां हैं। यहीं संयुक्त राष्ट्र की निगरानी वाला बफर जोन भी है, जो इजराइल के कब्जे वाले इलाके को सीरिया के नियंत्रण वाले हिस्से से अलग करता है। रणनीतिक लिहाज से सबसे अहम मोर्चे पर पकड़ के बाद इजराइल ने अब बफर जोन में मौजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमोन पर सेना की तैनाती कर दी है। बशर की विदाई के बाद इजराइल ने इस अहम ठिकाने को कब्जे में ले लिया था। सीरिया के माउंट हरमोन पर इजराइल की जीत कई मायनों में गेम चेंजर साबित हुई है। माउंट हरमोन चोटी 9,232 फीट ऊंची है। ये सीरिया और इजराइल दोनों की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला वॉर जोन है। वहीं लेबनान की केवल एक चोटी के बाद ये दूसरे नंबर पर है। माउंट हरमोन से इजराइल, लेबनान और सीरिया दोनों फ्रंट पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कर रहा है, जिससे इजराइल को आने वाले खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता है। माउंट हरमोन से सीरिया की राजधानी दमिश्क सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब ये है कि इजरायली तोपखानों की हद में जुलानी का गढ़ भी आता है। अहमद अल-शरा उर्फ कमांडर जुलानी जिस तरह से तुर्की के इशारे पर चल रहे हैं, एर्दोआन की शह पर इजराइल को धमकी दे रहे हैं, तुर्की समर्थित फाइटर ग्रुप को शह देना भी जुलानी उर्फ अहमद अल-शरा को बहुत भारी पड़ सकता है। इजराइल के लिए दमिश्क के प्रेसिडेंशियल हाउस को निशाना बनाना मिशन इम्पॉसिबल नहीं है। जिस इजराइल ने ईरान में घुसकर हमास चीफ को मौत के घाट उतार दिया,
जिस इजराइल ने गाजा में हमास की सुरंगों में घुसकर याह्या सिनवार के चीथड़े उड़ा दिए, जिस इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को उसके ही चट्टानी तहखाने में दफना दिया, जिस इजराइल ने नसरल्लाह के वारिस हाशिम सैफुद्दीन को भी खौफनाक मौत दी, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अहमद अल शरा को तुर्की के आका एर्दोआन कहां तक बचा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये गारंटी जरूर है कि इजराइल दुश्मन को माफ नहीं करता। हालांकि ट्रंप अल शरा को नेतन्याहू के साथ दोस्ती करने के फायदे बता रहे हैं, जिसके बाद सीरिया और इजराइल के बीच एक बड़ी डील हो सकती है। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा कि इजराइल से सुरक्षा समझौता करके सीरिया किसी भी टकराव से बचना चाहता है। نحاول معهم من خلال يعني الوصول إلى اتفاق أمني، إشراك مجموعة كبيرة من الدول، يعني الضغط على إسرائيل باتخاذ سياسة متوازنة تجاه سوريا. في عقبات، يعني أيضا ظروف المنطقة ليست هادئة. إذا نجح الاتفاق الأمني والتزمت إسرائيل بهذا، والجانب السوري أيضا التزم بكل ظروف الاتفاق الذي ممكن يبرم يعني لاحقا. अब्राहम अकॉर्ड में सीरिया की एंट्री सारे समीकरण को फिर से पलट कर रख देगी, क्योंकि तुर्की अकेले अपने दम से इजराइल से युद्ध का जोखिम कभी नहीं लेने वाला। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसे ट्रंप F-35 जेट नहीं दे देते। नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुर्की अमेरिका की ये डील ब्रेक की जाए, क्योंकि इजराइल को टक्कर देने के लिए तुर्की ग्रेटर अरब बनाने के मंसूबे पाल कर बैठा है। इस नक्शे पर जरा गौर कीजिए, ये ग्रेटर इजराइल का मैप है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यहूदियों का यही एक देश बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इजराइल में ग्रेटर इजराइल की बात जनवरी 2024 को इजराइल के लीडर एवी लिपकिन ने शुरू की थी, जिसमें उन्होंने इजराइल की सीमा लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट तक और भूमध्य सागर से फरात नदी यानी इराक तक फैली हुई बताई थी। ग्रेटर इजराइल का मतलब ऐसे इलाके से है जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए यहूदी विस्तारवाद की योजना भी कहा जाता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने पहली बार इसका जिक्र किया था, जिसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका ग्रेटर इजराइल का हिस्सा था। मतलब आज की तारीख में ग्रेटर इजराइल के नक्शे पर मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीन भी शामिल है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जैसे ही इजराइल ने माउंट हार्मोन पर कब्जा जमाया, इजरायली सेना ने टैंकों के साथ सीरिया की सीमा को बांटने वाली अल्फा लाइन को पार किया। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद ग्रेटर इजराइल को लेकर चर्चा तेज हो गई। अहमद अल शरा यानी कमांडर जुलानी तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने अंकारा में एर्दोआन को मैसेज फॉरवर्ड किया। यहीं से एर्दोआन के ग्रेटर अरब का प्लान बना और इसकी पहली कड़ी में तुर्की ने नई चाल भी चली। तुर्की ने दमिश्क में अपना दूतावास 12 साल बाद फिर से खोल दिया। असल में ग्रेटर अरब सीरिया के कमांडर जुलानी के अघोषित आका एर्दोआन के दिमाग की खुराफात है, जो खुद को अरब वर्ल्ड का खलीफा समझते हैं, जो सभी अरब देशों को तुर्की के झंडे तले लाने का मंसूबा जता चुके हैं। ग्रेटर अरब के ख्वाब की बुनियाद किन किन देशों के गठबंधन के तुक्के पर रखी गई है, उनके नाम भी अब जरा आप जान लीजिए। एर्दोआन ग्रेटर अरब का झंडा बरदार बनना चाह रहे हैं। उसमें बिना किसी शक के सीरिया, फिलिस्तीन और लेबनान भी इजराइल से दुश्मनी की खातिर अलायंस से जोड़ सकते हैं, लेकिन अरब लीग के कुल 22 देश में से इस अलायंस में किसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी और कौन जुड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जहां ईरान होगा वहां सऊदी अरब नहीं दिखेगा, जहां यमन होगा वहां सऊदी अरब नहीं होगा, जहां मिस्र होगा वहां जुड़ने से ईरान कतराएगा। जॉर्डन का भी सऊदी अरब से 36 का आंकड़ा है। अमेरिका का सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात कभी भी एर्दोआन की पहल के साथ जाने की भूल नहीं करेगा और अरब लीग के बाकी बचे देश खुद की ही परेशानियों से हलकान हैं।
तब फिर किस ताकतवर सेना के दम पर बनेगा तुर्की का ग्रेटर अरब? एर्दोआन के मंसूबे किसी सूरत में पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह का अटैक किया है, अब उससे वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगा है। ऐसा खतरा हर घंटे लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान के तेवर भी बता रहे हैं कि वो ना अब इजराइल को बर्दाश्त करेगा, ना ही अमेरिका को। खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान का बारूदी ताप झेल रहे हैं। इसीलिए जो हमले अभी जॉर्डन, कुवैत जैसे देशों में देखे जा रहे हैं, कुछ वैसा ही अटैक अफ्रीकी महाद्वीप और यूरोप में भी दिख सकता है। ये वार्निंग ईरान लगातार दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने ब्रिटेन को चेतावनी भरे अंदाज में नसीहत दे दी है कि वो ईरान पर हमला करने में अमेरिका के साथ किसी भी तरह का सैन्य सहयोग करेगा तो अंजाम भुगतने होंगे। अरागची ने ब्रिटिश विदेश सचिव एड मिलीबैंड के साथ में फोन पर बातचीत के दौरान ये बात कही है। मतलब ये कि खाड़ी युद्ध व्यापक होता जा रहा है। ट्रंप और मुस्तफा का अब इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो फिर वही होगा जिसका डर है, यानी डर एटमी टक्कर का।